नमस्कार दोस्तों, जो भी बिहार के युवा होते हैं या पूरे देश के युवाओं का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने। और अभी आपको जो हमारे साथ दिख रहे हैं, सिद्धांत कुमार हैं और इन्होंने बीपीएससी भी क्वालिफाई किया है और यूपीएससी भी क्वालिफाई किया है। तो इनसे बेहतर स्ट्रेटजी हमको नहीं लगता है कि कोई आप लोगों को बता पाएगा। कैसे पढ़ा है इन्होंने, क्या कुछ पढ़ा है, किन कोचिंग्स में पढ़ा है, कैसे नोट्स बनाए हैं, क्या कुछ किए हैं, जिससे इनका यूपीएससी में अच्छा रैंक आया है, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कौन-सा रैंक है आपका? जी, 114th रैंक है, 114वाँ। अच्छा, आप बीपीएससी में भी जॉब करते हैं? जी, बीपीएससी में मेरा 66 बीपीएससी में 5वाँ स्थान था हुँ। और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पे कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। अच्छा, कितने दिनों से कार्यरत हैं? जी लगभग दिसंबर 2022 के लास्ट में मैंने जॉइन किया था, अच्छा, तो ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ रहा है। 1 साल होने को है। 1 साल जॉब करते हुए आप यूपीएससी क्रैक किए हैं। काफ़ी सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी में लगातार बिना कोई कार्य किए, बिना कोई जॉब किए उसी पर मतलब लगे रहते हैं, फिर भी यूपीएससी का प्री तक नहीं निकल पाता है। कैसे हो पाया? जी, देखिए चूँकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, तो ये मेरे लिए कोई नया एग्ज़ाम नहीं था। अच्छा। पिछले 3 अटेम्प्ट्स भी मैंने दिए हैं और एक बार मैं इंटरव्यू तक भी गया हूँ, तो मेरे लिए कोई नया चीज़ नहीं थी। जॉब में रहते हुए मैं अपने लिए 4 से 6 घंटे निकालता था, सुबह 3 घंटे और शाम में 3 घंटे हुँ। और प्रीलिम्स होने के बाद मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिपार्टमेंट से ले ली और मेंस और इंटरव्यू की मैंने फुल फ्लेज में तैयारी की। अच्छा, मतलब फ्री के लिए आपने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है, नहीं सिर्फ़ हार्ड 6-7 घंटे डेली पढ़ते थे। नहीं, हार्ड वर्क तो मैंने सब चीज़ के लिए किया है, लेकिन प्रीलिम्स तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी क्योंकि अच्छा, पहले से मेरी तैयारी थी, तो मुझे छुट्टी लेने की वैसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता, तो शायद मुझे छुट्टी लेना लेना पड़ता। अच्छा। काफ़ी सारे ऐसे भी छात्र होते हैं या जो लोग जॉब भी करते हैं, कोचिंग्स का सहारा अधिकतर लेते हैं। आपने लिया या नहीं? नहीं, मैंने किसी ऑफ़लाइन कोचिंग से कोई सहारा नहीं लिया। हुँ, इनफैक्ट किसी ऑनलाइन कोचिंग से भी पेड माध्यम से कोई सहारा नहीं लिया। लेकिन हुँ। हाँ, मैंने बहुत सारे कोचिंग्स के फ्री रिसोर्सेज़ का यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज़ से बहुत हेल्प लिया है। अच्छा, मतलब आपको जहाँ से भी लगा कि फ्री में हमको मिल सकता है अच्छा ज्ञान, वहाँ से आपने अर्जित कर लिया है। जी, जी। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे सफलता में किसी कोचिंग का हाथ नहीं है। ऑफ़ कोर्स मैंने काफ़ी कोचिंग का हेल्प लिया है, हुँ, लेकिन मैंने किसी को पेड रूप हुँ। से कभी हेल्प नहीं किया किसी को। लेकिन हाँ, उनके जो फ्री रिसोर्सेज़ अवेलेबल थे, उनका मैं बहुत सदुपयोग किया है मैंने। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जब शुरुआत करते हैं, तो यूपीएससी नाम से ही डर जाते हैं कि यूपीएससी काफ़ी मतलब टफ कॉम्पिटिशन है और काफ़ी सारे धुरंधर भी इसमें बैठने वाले हैं। जो फ्रेश छात्र यूपीएससी करना चाहते हो, उनको क्या कुछ बोलिएगा? जी, सबसे पहले तो वो एक अपना बेस बनाएँ, हुँ, जिसके लिए वो उनको एनसीईआरटी पढ़ना आवश्यक है। जिनके पास टाइम है वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ लें, जिनके पास टाइम की थोड़ी कमी है वो 11th और 12th की सारी बेसिक्स बुक पढ़ लें। हुँ, साथ ही साथ वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहें ताकि उनको करंट अफेयर्स की भी जानकारी होती रहे। हुँ। उसके अलावा फिर जब उनका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तब फिर वो एडवांस बुक में जाए, जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, हुँ, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक आती है, फिर ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की बुक आती है, इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक आती है, तो इन सब रिसोर्सेज़ की तरफ वो जा सकते हैं। मतलब मेनली 4 से 5 किताबों को ही पढ़ना है। हाँ, 8 से 9 बोल सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल भी है और भाई बहुत दिन से तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर करके थक चुके हो, चाहते हो फ्री में तैयारी करना आगे, तो ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे चले आइए। 24 घंटा भारत का नहीं दुनिया का पहला चैनल जो 24 घंटा फ्री पढ़ा रहा है। सब्सक्राइब कीजिए द ऑफिसर्स एकेडमी और हमारे साथ निःशुल्क पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और एनवायरनमेंट वगैरह भी सब्जेक्ट्स हैं, तो 8 से 9 किताब से ज़्यादा मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है इस एग्ज़ाम में। करंट से कैसे अपडेट रहते थे आप? जी, करंट के लिए मैं इनसाइट्स आईएएस का एक डेली उनका शॉर्ट क्रिस्प हर दिन का नोट्स आता है, हुँ, जिसमें वो द हिंदू और जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़, सनसद टीवी और फिर ये सब का पीआईबी इन सब का कंपाइलेशन करके वो देते थे और मैं उस पे रिलाई करता था। हुँ। साथ ही साथ जब इंटरव्यू मेरा आ गया, तब फिर मैंने 2-3 न्यूज़पेपर्स को बाय हार्ट पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू। लेकिन जनरली प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं इनसाइट्स आईएएस के डेली क्रिस्प नोट्स पे ही रिलाई करता था। क्या उम्मीद है कौन-सा रैंक मिल सकता है पोस्ट मिल सकता है इस बार? देखिए, उम्मीद तो है कि आईएएस मिल जाए, बट आईपीएस भी मिल सकता है, तो हुँ, वो तो 4 दिन में क्लियर हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे आईएएस मिलेगा। आईएएस मिलेगा। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे आप जॉब भी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट का जो लाइफ होता है या आम लोगों का जो दर्द होता है, पढ़ते टाइम तक समझ में आता है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है, जब ऑफिसर बनते हैं आदमी, वो दर्द समाप्त हो जाता है। वो समाज का जो एक होता है कि बहुत तुच्छ लगने लगते हैं, छोटे लगने लगते हैं। जॉब के बाद रहेगा वो चीज़?
देखिए, ये मेरी दूसरी सफलता है, पहली सफलता मेरी बीपीएससी थी, तो हुँ, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी हुँ, और उसके कंपैरिज़न में इस बार मैं रियली बोल रहा हूँ कि उसके कंपैरिज़न में उतनी खुशी नहीं हुई क्योंकि मैंने एक बार सफलता देख रखी थी बिल्कुल। और मुझे गिरने का इस बार डर नहीं था क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो कहाँ से रोटी आएगी और कहाँ से मकान बनेगा, इसका व्यवस्था हो चुका था मेरा बिल्कुल, एक बिल्कुल। बीपीएससी नौकरी के द्वारा। सा लेकिन यूपीएससी ऑफ़ कोर्स आपको एक और बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, आपको समाज का सेवा करने के लिए, तो ये खुशी की बात है ही मेरे लिए। और आने वाले समय में मैं ऑफ कोर्स कोशिश करूँगा कि जो डाउन ट्रॉडन है या फिर समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं कुछ कर सकूँ। बीपीएससी भी क्वालीफाई किए हैं और यूपीएससी भी कर गए हैं। बीपीएससी और यूपीएससी में खास अंतर क्या है? जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं, जो कॉमन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी लेवल का करते हैं और बीपीएससी हो जाता है उनका। दोनों में अंतर कितना है? देखिए, यूपीएससी का जो परीक्षा है, वो अब बीपीएससी का जो परीक्षा है, वो यूपीएससी के ऑलमोस्ट सिमिलर होता जा रहा है हुँ, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में राज्य सेवा आयोग ने बहुत सारे चेंजेज़ लाए हैं, जो कि यूपीएससी के पैटर्न पे रखते हुए दिमाग में ऐसे लाए हैं। वगैरह को भी ऐसे ऐड किए ऐसे हैं। को ऐड कर दिया गया, ऑप्शनल को हटा दिया गया बिल्कुल। ताकि कोई डिस्पैरिटी ना हो मार्क्स में। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप जिस भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके प्रति आप काफ़ी जागरूक और सजग हों। तो स हुँ, जब आप अपना आंसर लिख रहे हो बीपीएससी का, तो हुँ, आपको बिहार रिलेटेड फैक्ट्स, डेटा और जो भी पॉइंट्स हैं, वो कोट करने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। हुँ। मतलब आंसर राइटिंग आपकी उस तरह से होनी चाहिए कि जो परीक्षक हैं वो ज़्यादा मतलब लुभा जाए आपके आंसर से। हाँ, और उनको ये अगर आप बीपीएससी दे रहे हैं या फिर राज्य सेवा आयोग का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको ये भी पता हो कि ये सिर्फ़ यूपीएससी की तैयारी करके या जनरल तैयारी करके नहीं आया बच्चा, ये साथ ही साथ अपने राज्य के बारे में भी काफ़ी जानकार है और जागरूक है। 2-2 सफलताएँ आपको मिली हैं और काफ़ी सारे छात्र होंगे जिनको सफलता मिली होगी। लेकिन एक बड़ी संख्या में उनकी संख्या होगी जो नहीं सफल हुए होंगे, जिनका मतलब थोड़े कम अंक के वजह से सफलता दूर हो गई होगी। उनको क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, मैं खुद बता रहा हूँ कि सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक यूपीएससी इंटरव्यू तक गया था, उस समय तो मेरी बीपीएससी की भी नौकरी नहीं लगी थी। हुँ, तो और उसके बाद मैं असफल हो गया था। तो ये मानो ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ ही रहे थे और हुँ, 8,848 फीट की जगह 40 फीट तक पहुँचे थे, 8,840 और फिर से गिर गए और फिर से पूरा माउंट एवरेस्ट हुँ, चढ़ना है। तो इ उनकी जो जो अभी दशा है, उसको मैं अंदर से फ़ील कर सकता हूँ। हुँ, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि कोई भी जो समाज में आप किसी एग्ज़ाम के थ्रू सक्सेस नहीं पाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ जिन्होंने आईएएस, आईपीएस की तैयारी की थी, उनको सफलता नहीं मिली थी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी की थी, उनको सफलता मिली थी, लेकिन आज वो अपने काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि एक सर्टेन टाइम के लिए एक थोड़ा-सा ब्रेक लें। अभी आपको कोई भी सांत्वना देगा, मुझे पता है कि आपको वो सांत्वना काम नहीं करेगी क्योंकि आप जो फ़ील कर रहे हैं, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन मैं यही मानूँगा कि अगर आपके जीवन में डेडिकेशन है और डेस्टिनी आपसे मिल जाएगी, तो कभी न कभी आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि जो भी अभ्यर्थी बहुत लगन से लगे हुए हैं इस एग्ज़ाम में, उनको ज़रूर सफलता मिले। ये आंसर राइटिंग है आपकी जो आपने आंसर राइटिंग किया है। इसमें क्या कुछ ऐसा आपने डाला है जिससे परीक्षक काफ़ी अट्रैक्ट हो इसमें? क्या कुछ अंतर है? देखिए आंसर राइटिंग के 2-3 मूल मंत्र होते हैं। पहला कि शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ामिनर को आपको अपने मार्क्स जो भी आपने आंसर लिखा है हुँ, उसकी तरफ अट्रैक्ट करना होता है क्योंकि उनको दिन भर में हो सकता है 100 कॉपी, 200 कॉपी चेक करने हो, तो वो आपके ही कॉपी को क्यों मार्क्स दें? इसके लिए आपको उनको अपने आंसर में एक एज पॉइंट दिखाना होगा और उनको अपने आंसर के प्रति आकर्षित करना होगा। तो उसके लिए शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स इन सब की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अच्छी हैंडराइटिंग की भी प्रैक्टिस कर लें क्योंकि एक डिसेंट हैंडराइटिंग होनी चाहिए। एग्ज़ामिनर को लोड ना लेना पड़े आपके आंसर को चेक करते समय। अच्छा। काफ़ी सारे युवा अभी ग्रुप स्टडी और लाइब्रेरी की तरफ मोड़ करते हैं। जैसे घर में पढ़ाई नहीं हो पाता, लाइब्रेरी में पढ़ाई करेंगे। इन सब चीज़ों पर आपका क्या राय है? देखिए, मैं ग्रुप स्टडी में उतना बिलीव नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था मैं अपने लिए खुद काफ़ी हूँ। हुँ, लेकिन मैं ऐसे भी अपने काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जो ग्रुप स्टडी किए हैं और काफ़ी सफल हुए हैं। तो हर लोगों का अपना-अपना एक स्ट्रैटेजी होता है। मैं ग्रुप स्टडी में बिलीव नहीं करता था। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है तो लाइब्रेरी तो मैं खुद जाता था। हुँ। लेकिन जिस दिन मन करता था कि आज लाइब्रेरी नहीं जाए तो मैं घर पे भी पढ़ता था। अच्छा, बस माहौल होना चाहिए पढ़ने हाँ, का। बस माहौल होना चाहिए और अंदर एक जज़्बा और डेडिकेशन होना चाहिए। अच्छा, थोड़ा अपना ये दिखाइए आंसर राइटिंग किस तरह से किए हैं और इसमें क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? जैसे बीपीएससी का भी करते होंगे तो इसी तरह का किए हैं या अलग है कुछ बीपीएससी से? देखिए बचपन से चूँकि मैं एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूँ डीएवी हुँ, बीएसईबी में, तो मुझे बचपन से
मुझे इंग्लिश में लिखने का कोई दिक्कत हुई नहीं कभी। ये मेरा एसे का राइटिंग है। अच्छा। ऐसे मैं ऐसे लिखता था, यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस करता था। जैसे ये ऐसे है कि वी डोंट सी थिंग्स एज़ दे आर, वी सी देम एज़ वी आर। मतलब हम उन चीज़ों को वैसे नहीं देखते हैं जैसे वो हैं, हम उन चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हुँ। तो इस पे आपको 10, अब ये एक फिलॉसफिकल एसे है, इस पे आपको 10 पेज लिखने होंगे। तो आपको अपने हिसाब से देखिए, अब ये हैंडराइटिंग देखिए, आपको लोड नहीं लेना पड़ रहा होगा इस हैंडराइटिंग को बिल्कुल, देखने के बिल्कुल। लिए, और कहीं भी आपको ये काट-छाँट नहीं दिखेगी इसमें। बिल्कुल। और अगर काट-छाँट है तो एक व्हाइटनर लेके जाइए, वहाँ आप व्हाइटनर यूज़ कर सकते हैं। हुँ। तो सबसे पहले आपको इस आंसर में ये दिख रहा होगा कि इसमें कोई काट-छाँट नहीं है, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर है, और आप एग्ज़ामिनर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आपको मैं अपने जनरल स्टडीज़ पेपर की तरफ दिखाऊँ, तो हुँ। आप देख सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया करता था, और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर लिखा है मैंने। ये देखिए, ये डायग्राम्स हैं। तो ये देखिए, ये भी डायग्राम्स है। ये देखिए, ये हब एंड स्पोक मॉडल है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखा दिया है कि टाइप ऑफ प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं। हुँ, तो हुँ। ये देखिए, एक मैंने इंडिया का मैप बताया और लिखा दिया इंडिया, और फिर मैंने डेक्कन ट्रैप दिखा दिया। तो ये सब चीज़ है जिससे आप एग्ज़ामिनर को अपने तरफ अट्रैक्ट करवा सकते कितना हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो मायने रखता है। जी, जी, जी। अच्छा, सुनने में आया है कि आपका इंटरव्यू इतना अच्छा गया था कि जो इंटरव्यूअर थे, काफ़ी खुश थे आपसे और गाना वगैरह सुनाने का आपसे बोल रहे थे। क्या कुछ माजरा था? जी, इंटरव्यू तो पहले उन्होंने मेरा नॉलेज चेक किया और हुँ। देखा कि जो जैसे मैं अभी एक कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो उन्होंने देखा कि टैक्सेशन का नॉलेज है कि नहीं, इसको हुँ। बिहार से रिलेटेड उन्होंने सवाल पूछे, या फिर जो भी जनरल सवाल होते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है देश में, या फिर बिहार में जो लिकर बैन है उस पे सवाल आए थे। तो पहले उन्होंने मेरा नॉलेज टेस्ट कर लिया। हुँ। फिर फाइनली चेयरमैन सर ने ये बोला कि आपकी हॉबीज क्या है, तो मैंने बोला कि सर मैं हिंदी में बहुत अच्छा गाना गाता हूँ। अच्छा। तो फिर चूंकि वो, मुझे ऐसा लगा, एक इंट्यूशन हुआ कि वो मेरे से इम्प्रेस्ड है, हुँ। इसलिए उन्होंने लास्ट में बोला कि ठीक है, तो अब अगर आप अच्छा गाना गाते हैं तो थोड़ा हम लोग का भी मूड लाइट कर दीजिए, सुबह से इंटरव्यू लेते-लेते अच्छा। बोरिंग लग रहा है हमें, हाँ। तो आप एक अच्छा गाना सुनाइए। तो फिर मैंने उन्हें एक अपने ही बिहार राज्य से रिलेटेड, या फिर भोजपुरी राज्य से रिलेटेड एक गाना है, नदिया के पार सॉन्ग का, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, अच्छा। तो ये गाना मैंने उन्हें सुनाया था। काफ़ी खुश दिखे थे। हाँ, हाँ, ये मेरा इंट्यूशन हो गया था कि इस चेयरमैन सर इम्प्रेस्ड हैं। जब हर कुछ हो गया था तो उम्मीद था कि रिज़ल्ट आ जाएगा। हाँ, मुझे कहीं न कहीं ये इंट्यूशन था कि रैंक लिस्ट में मेरा नाम रहेगा। मुझे ये नहीं पता था कि वो 1000 रैंक हो कि 100 रैंक हो, या जो भी रैंक हो। तो लेकिन हाँ, मुझे ये इंट्यूशन था कि लिस्ट में नाम इस बार होने की काफ़ी प्रबल संभावना है। मीडियम को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? हिंदी मीडियम वालों का काफ़ी कम रिज़ल्ट हो रहा है इस बार। देखिए, इसका सही जवाब तो एक हिंदी मीडियम के टॉपर विद्यार्थी ही दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम में आंसर लिखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे अगर आप इंग्लिश में लिखें तो आपको ऊपर एक रेखा नहीं खींचनी होती है। तो आप सोचिए, 50 पेज आपको लिखना है और रेखा पे रेखा खींचनी है आपको। तो टाइम एक वैसे ही लॉस हो जाता है। उसके अलावा हिंदी मीडियम में आपको डायग्राम बनाने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में आप ईज़िली डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, या फिर उस ढंग से अपने आप को डायग्रामेटिकली दिखा सकते हैं। तो शायद ये सब कारण होंगे जिसके कारण उनके आंसर उतने अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहे हों। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम के टॉपर पिछले भी निकले हैं, जैसे रवि कुमार सिहाग जी निकले थे, बिल्कुल, या फिर बिल्कुल। तो इनके आंसर से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी लास्ट में जितने भी छात्र बीपीएससी, यूपीएससी कर रहे होंगे, उनको क्या कुछ बोलिएगा? मैं बस यही बोलूँगा कि आपने बहुत सही फ़ील्ड चुना है। अगर आपको सही में समाज की सेवा करनी है, तो बीपीएससी और यूपीएससी, ये जो सिविल सर्विसेज़ हैं, इससे आप काफ़ी समाज में बदलाव ला सकते हैं। लगे रहिए, एक परफेक्ट डेडिकेशन से, पेशेंस, परसेवरेंस और हार्ड वर्क से कभी न कभी सफलता मिलेगी, और सफलता नहीं भी बनी मिलेगी तो आप एक अच्छे इंसान बन के ज़रूर निकलिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बाकी आप देख रहे थे अभी हमारे साथ सिद्धांत कुमार थे और जिस तरह से नोट्स को लेकर चर्चा किए, किताबों को लेकर चर्चा किए, किस तरह से पढ़ाई किए, जॉब में रहते हुए यूपीएससी कैसे क्रैक किए हैं, हर चीज़ों पर हमने सवाल किया और काफ़ी अच्छे तरीके से बताए भी हैं, पूरा स्ट्रेटजी अपना साझा किए हैं। अगर आप भी यूपीएससी और बीपीएससी क्रैक किए हैं, तो इस पूरे इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोच रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।